देखो, कई बार आपने सुना होगा कि मेरा एडवोकेट दूसरे कोर्ट में गया हुआ है, तो आज मैं हियरिंग या आज मैं चीजें पेश नहीं कर पाऊंगा। कभी ना कभी प्रैक्टिकल आपने ये चीज सुनी होगी। तो क्या इस बात के कहने पर कोर्ट आपकी प्रोसीडिंग को अर्जन कर देगा या कोर्ट आपकी प्रोसीडिंग को पोस्टपोन कर देगा? इस तरीके की जब बात आती है तो ये कारण सुन के कोर्ट कभी भी आपकी प्रोसीडिंग को पोस्टपोन नहीं करता है। मतलब ये आपका कोई बचाव का या कार्यवाही को नेक्स्ट डे टालने का कोई भी आधार नहीं है। इस तरीके की चीजें जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ सेक्शन 346 BNSS में, क्योंकि सेक्शन 346 BNSS हमें बताता है कार्यवाही को कब स्थगित किया जा सकता है, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से बचाव जो है हम स्थगन के लिए ले सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लॉ क्लासेस में। ये अपनी जो BNSS की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, जिसमें आज हम 346 तक पहुंच चुके हैं। कई बार ये होता है कि स्टार्टिंग से स्टूडेंट को ये चीजें नहीं पता होती, तो अगर आप भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो सेक्शन 1 से लेके 345 तक कंप्लीट BNS हम यूट्यूब पे पढ़ चुके हैं। BNSS की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप वो सारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। प्लस BNS का भी कंप्लीट सेक्शन 1 से लेके 358 तक हम पढ़ चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। देखो, बात करते हैं सेक्शन नंबर 346 कहता है कार्यवाही को स्थगित या मुलतवी करने की शक्ति। देखो, दो वर्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं, एक है स्थगन और एक है मुलतवी करना। एक है पोस्टपोन और एक है अर्जन करना। दोनों का ही मतलब जो होता है वो सिमिलर होता है कि प्रोसीडिंग को टाल देना, प्रोसीडिंग को आगे के लिए रख देना। तो वो क्या है, स्थगन या फिर अर्जनमेंट की बात करता है या पोस्टपोन की बात करता है। अब देखो, कार्यवाही को स्थगित या अर्जन कौन करेगा? कोर्ट करेगा, कोर्ट के पास ही पावर है। देखो, जनरल रूल ये कहता है कि जो प्रोसीडिंग है, जो कार्यवाही चल रही है, वो डे बाय डे चलनी चाहिए, दिन प्रतिदिन चलनी चाहिए। लेकिन क्या हम उस कार्यवाहियों में स्थगन ला सकते हैं? क्या कोर्ट उस कार्यवाहियों को स्थगित कर सकता है? अगर कर सकता है तो कब कर सकता है? क्या उसको रीजंस नोट डाउन करने पड़ेंगे? तो क्लोज 1 में तो हमें जनरल रूल की बात बताता है सॉरी, प्रत्येक जांच या विचारण में जो कार्यवाही होगी वो दिन प्रतिदिन के आधार पर तब तक जारी रखी जाएगी जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों की जांच नहीं हो जाती। जितने भी विटनेस हमारे पास है, हम क्या करेंगे, उन विटनेसेस की विटनेस लेंगे और डे बाय डे हियरिंग को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि न्यायालय अगले दिन से आगे तक के स्थगन के कारण को आवश्यक नहीं पाता रिकॉर्ड में किया जाएगा। जब तक कोर्ट को नहीं लगता कि मुझे कार्यवाही को स्थगित, पोस्टपोन, अर्जन कर देना चाहिए, तब तक कोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अदरवाइज जनरल रूल ये कहता है कि जो कार्यवाही होगी वो दिन प्रतिदिन कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, ये तो हमें बता दिया जनरल रूल। अब यहाँ पे एक हमें प्रोविजो दे रखा है, स्टार करना, ये प्रोविजो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्री का क्वेश्चन यहाँ से आता है। इन्होंने कहा कि जब जांच या विचारण BNS के सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70 या 71 के तहत की जा रही है, तब आपको जो जांच या हियरिंग होगी वो कितने टाइम के अंदर पूरी करनी होगी? 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। यहाँ से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन है, जब BNS में रेप से रिलेटेड मैटर की हियरिंग चल रही है या फिर महिलाओं से संबंधित अपराधों की बात हो रही है, तब आपको जांच या विचारण कितने टाइम के अंदर पूरा करना है? तो 2 महीने के अंदर आपको पूरा करना पड़ेगा। ये 2 महीने कब से? चार्ज फ्रेमिंग की तारीख से, आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 2 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? ये जांच या हियरिंग पूरी करनी पड़ेगी। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहते हैं यदि कोर्ट किसी अपराध का संज्ञान लेने या विचारण शुरू करने के बाद किसी भी जांच या विचारण को शुरू करने या स्थगित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है, तो वह समय समय पर, अंडरलाइन करो, कारण दर्ज किए जाएंगे और ऐसी शर्तों पर स्थगन किया जा सकता है जो वह उचित समझे।
ऐसे समय के लिए जब तक यदि वह हिरासत में है, अगर अभियुक्त कस्टडी में है, तो वारंट द्वारा उसे आरोपी को हम रिमांड पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा कि अगर जांच और विचारण शुरू होने के बाद कोर्ट को लगता है कि मुझे कार्यवाहियों में स्थगन देना चाहिए, मुझे आगे पार्टीज को टाइम देना चाहिए, वो टाइम किसी भी रीजन के लिए हो सकता है, विटनेस को कलेक्ट करने के लिए, विटनेसेस को कोर्ट में आने के लिए, डॉक्यूमेंट कोर्ट में लाने के लिए, जो भी कारण, जो भी कोर्ट को एक सफिशिएंट रीजन लगता है, उन रीजंस को पहले नोट डाउन करेगा, अभिलिखित करेगा, और उसके बाद कार्यवाही को क्या कर देगा, स्थगित या मुलतवी कर देगा। अब देखो इसमें यहाँ पे हमें 4 प्रोविजो पढ़ने को मिलेगी। 4 प्रोविजो को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 ठीक है। ये 4 आप प्रोविजो में नंबरिंग लगा दो ताकि आपको याद रहे कि सबसेक्शन 2 में हमें 4 परंतु पढ़ने को मिलते हैं। देखो पहला हमें क्या कहा कि जनरल रूल ये कहता है कि जो हियरिंग होगी वो डे बाय डे कंटिन्यू चलेगी। सबसेक्शन 2 ने हमें कहा कि अगर कोर्ट को लगता है कि स्थगन को मंजूर करना चाहिए तो आवश्यक कारणों को नोट डाउन करके और स्थगन को स्थगन दे देगा, कार्यवाही को आगे के लिए पोस्टपोन कर देगा। अब देखो यहाँ पे 4 प्रोविजो दे रखे हैं। पहला प्रोविजो कहता है कोई भी कोर्ट किसी आरोपी व्यक्ति को इस धारा के तहत एक समय में, अंडरलाइन करो, 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए कस्टडी में नहीं भेजेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कस्टडी की बात की जा रही है कि कस्टडी अगर देनी है, अभियुक्त को कस्टडी में भेजना है, चाहे वो पुलिस कस्टडी है चाहे वो जुडिशियल कस्टडी है, प्रैक्टिकली हम इन्हें पीसी या जेसी बोलते हैं। तो अगर कोर्ट को लगता है कि मुझे पीसी या जेसी में भेजना है तो एक बार में 15 दिन से ज्यादा वो नहीं देगा। ठीक है। सेकेंड प्रोविजो कहता है जब गवाह उपस्थित है और उनकी जांच किए बिना लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों को छोड़कर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। अगर विटनेस अवेलेबल है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होगी कि हम उन विटनेस के विटनेसेस को क्या करें, नोट करें। अब जब तक कोई ऐसा स्पेशल रीजन नहीं है तो रिटन में आप दर्ज करो, कारण बताओ, देन आप उसको क्या कर सकते हो, पोस्टपोन भी कर सकते हो। थर्ड कहता है यदि कोई भी स्थगन केवल आरोपी व्यक्ति को उस पर लगाए जाने से प्रस्तावित दंड के खिलाफ कारण बताए जाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक्यूज्ड अगर कहता है कि जो तुम मुझे दंड दे रहे हो उसको छोड़कर, मतलब जो भी आप मुझे दंड दे रहे हो तो आप मुझे टाइम दो, मैं आपको ये रीजंस बताऊंगा, मैं आपको ये एविडेंस दूंगा कि मुझे पनिशमेंट क्यों नहीं देनी चाहिए। इस तरीके से अगर एक्यूज्ड कोर्ट से अर्जन मांग रहा है तो कोर्ट यहाँ पे अर्जन नहीं देगा। बात करते हैं फोर्थ प्रोविजो की, वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रोविजो में हमें 4 चीजें बता रखी है, ध्यान से सुनना। किसी पार्टी के अनुरोध पर, किसी पक्षकार के कहने पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा सिवाय जब जो सर्कमस्टेंसेस है वो पार्टी के कंट्रोल से बाहर है। मतलब कि अगर कोर्ट में पार्टी आके कहती है कि सर मुझे अर्जन दीजिए, और अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हमें बताता है जिसको देखने से पता लग रहा है ये चीजें पार्टी के कंट्रोल में नहीं है, ये मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है या कोई ऐसी इमरजेंसी हो सकती है जो कि आप भी समझते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस है तो कोर्ट आपको अर्जेंट दे देगा, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस आपके कंट्रोल से बाहर होनी चाहिए। सेकंड कहता है जहां परिस्थितियां एक पक्ष के कंट्रोल से बाहर है और दूसरे पक्ष की आपत्तियों को सुनने के बाद और लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए न्यायालय द्वारा 2 से अधिक स्थगन नहीं दिए जाएंगे। यहाँ से भी हमारा प्री का क्वेश्चन है कि अगर एक मैटर में, एक जो मैटर चल रहा है, एक बात चल रहा है, उसमें कोर्ट कितने अर्जेंटमेंट दे सकता है, तो देखो 2 से ज्यादा अर्जेंटमेंट नहीं दे सकता। 2 से अनधिक वर्ड लिखा होगा तो अनधिक का मतलब होता है तक, 2 अर्जेंट दे सकते हैं। थर्ड बात करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यह तथ्य कि एक पक्ष का वकील दूसरे न्यायालय में काम कर रहा है, स्थगन का आधार नहीं होगा। अगर आप कोर्ट में आके ये बोलते हो कि सर मैं तो प्रेजेंट हूँ, मेरा एडवोकेट नहीं आ सकता, मेरा एडवोकेट किसी दूसरे कोर्ट में हियरिंग कर रहा है,
तो आप मुझे अर्जेंट दे दीजिए। कोर्ट आपको अर्जेंट नहीं देगा, क्योंकि ये ग्राउंड नहीं है स्थगन का कि मेरा वकील किसी दूसरे कोर्ट में बिजी है। ये एक अर्जेंट का कोई ग्राउंड नहीं बनता। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्थ कहता है जहां कोई विटनेस कोर्ट में उपस्थित है लेकिन कोई पक्ष या उसका वकील उपस्थित नहीं है, या पक्ष या उसका वकील उपस्थित होने के बावजूद विटनेस की जांच या जिरह करने के लिए वो तैयार नहीं है, तो कोर्ट यदि उचित समझे तो गवाह के बयान को रिकॉर्ड करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो गवाह की मुख्य परीक्षा या प्रति परीक्षा से छूट देना उचित समझता है, कि जब भी कोई विटनेस अवेलेबल है और अधिवक्ता अवेलेबल नहीं है तो जो विटनेस आया है कोर्ट उसकी विटनेस को क्या करेगा, नोट डाउन करेगा, उनके साक्ष्यों को क्या करेगा, अभिलिखित करेगा। तो ये चारों ही परंतु जो है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कब अर्जेंटमेंट का ग्राउंड है, कब अर्जेंटमेंट का ग्राउंड नहीं है। अगर एडवोकेट नहीं है, विटनेस आया है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, विदाउट अधिवक्ता के भी उस गवाह के साक्ष्यों को नोट डाउन कर सकता है। अब इसमें दो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। ये कहता है यदि ये संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त सबूत प्राप्त किए गए हैं कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि रिमांड द्वारा या सबूत द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, तो यह रिमांड के लिए उचित कारण है। मतलब जब हम पुलिस रिमांड मांगती है कि अभियुक्त को अभी हमारे पास दीजिए, हमें कुछ और चीजें कलेक्ट करनी है, अगर ये रिमांड मांगा जा रहा है और कोर्ट को लगता है कि यस इसको रिमांड पर दे देंगे, भेज देंगे, तो हमें एविडेंस मिल जाएंगे, तो ये क्या है, एक सफिशिएंट ग्राउंड माना जाएगा रिमांड के लिए। ठीक है। सेकंड कहता है जिन शर्तों पर स्थगन दिया जा सकता है उनमें से उचित मामलों में अभियोजन पक्ष या अभियुक्त द्वारा जो भी खर्चा आएगा उसका पे करना पड़ेगा, रिमांड पे भेजने पर या फिर अर्जेंटमेंट के लिए कोई भी चीजें जिनमें खर्चा आ सकता है तो वो खर्चे आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये सेक्शन 346 जो है हमें बताता है कि कब अर्जेंटमेंट दिया जाना चाहिए, कब अर्जेंटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, कौन कौन से रीजन आप कोर्ट में बता सकते हो, कौन से नहीं। देखो आज मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि मेरा गला खराब हो चुका है, मेरे गले में बहुत ज्यादा पेन है। ठीक है, बाकी आप आवाज फुल कर लीजिए, अगर मैं जोर से बोलूंगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाऊंगी, इसीलिए मैं स्लो स्लो कोशिश कर रही हूँ कि मैं बोलूँ। देखो इसके बाद बात करते हैं 347 लोकल इंस्पेक्शन। अगर मैं कहूँ टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लोकल इंस्पेक्शन हम कहाँ पढ़ते हैं, तो 347 में हम पढ़ते हैं। लोकल इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, देखो जब भी जज या मजिस्ट्रेट को लगता है कि यस हमें क्या करना चाहिए, किसी ऐसी जगह पर जहां पर अपराध किया गया है स्वयं जाना चाहिए और वहां का इंस्पेक्शन करना चाहिए, तो वो जज और मजिस्ट्रेट कर सकता है। कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जांच विचारण या अन्य कार्यवाही की किसी भी स्टेज में पक्षों को उचित नोटिस देने के बाद, देखो नोटिस देना जरूरी है, नोटिस देने के बाद किसी भी स्थान पर जहां अपराध होना बताया गया है या कोई अन्य स्थान है वहां का क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन या निरीक्षण कर सकते हैं, जिसे उसकी राय में जांच या विचारण में दिए गए साक्ष्य की उचित सराहना के उद्देश्य के लिए देखना आवश्यक है। तो जब भी कोर्ट को लगता है कि ऐसी जगह पर जाना चाहिए तो कोर्ट वहां पे लोकल इंस्पेक्शन कर सकता है। ऐसा मेमोरेंडम मामले की रिकॉर्ड का हिस्सा होगा और यदि अभियोजन या शिकायतकर्ता या आरोपी कोई अन्य पक्ष ऐसा चाहता है तो ज्ञापन की एक कॉपी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो जो वहां पे इंस्पेक्शन करने के बाद जो मेमोरेंडम तैयार किया जाता है उस मेमोरेंडम या ज्ञापन की कॉपी किसको दी जाएगी, अगर अभियोजक चाहता है तो अभियोजन को, शिकायतकर्ता चाहता है तो शिकायतकर्ता को, अभियुक्त चाहता है तो अभियुक्त को उसकी कॉपी दी जाएगी। तो आज का जो ये हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट था वो था एक सेक्शन जो कि हमारे लिए प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा बताता है, अर्जनमेंट की बात करता है, स्थगन की बात करता है। इसी के साथ अपनी YouTube पे एक 59 रुपीज वाली मेंबरशिप में BSA क्लास स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि BNS और BNSS एक हम कर चुके हैं, एक हम कर रहे हैं, और YouTube की 59 रुपीज की मेंबरशिप में BSA भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और बहुत जल्दी इसकी डेट अनाउंस होने वाली है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।